नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष यानी 2025 के आगमन पर आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि आप खुश होइए, नई उम्मीदें पालिए और आगे बढ़िए। बधाई इसलिए कि आप एक स्वर्णिम भविष्य का सपना देखिए। बधाई इसलिए कि नया वर्ष आ गया। बधाई और जश्न हर तरफ मन रहा है। कोई गोवा जाके मना रहा है, कोई मुंबई में मना रहा है, कोई दिल्ली में ही क्लबों में मना रहा है, कोई कहीं मना रहा है, कोई हिमाचल की वादियों में जा रहा है, कोई कश्मीर में जा रहा है, कोई ऊटी जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। जब जश्न मन रहा है तब हम देखें हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं। हम जश्न मना रहे हैं कि इस देश के लोग इस हालत में आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था का डंका पीट रहे हैं। लेकिन इस देश के 50% से अधिक लोग, यानी यदि सरकार के आंकड़े मान लें, आरबीआई के आंकड़े मान लें, तो सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2024 के अप्रैल से जून तक में जो अपने गहने गिरवी रख करके, अपने जेवरात और अपने मंगलसूत्र गिरवी रख करके लोन लेने वाले 30% लोग डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर हो गए वो 62% लोग जिन्होंने इस देश की बैंकों में अपना सोना गिरवी रख करके लोन लिया था। 62%। और डिफाल्टर होने की स्थिति में है इस देश में अपने सोने को, अपने जेवर को, अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख के लोन लेने वालों की संख्या जो है वो 50% बढ़ गई। यानी आप समझ सकते हैं कि हम जश्न मनाएं इस बात का कि लोग अपने घर के खर्च चलाने के लिए भी अपने सोने को, अपने जेवर को, अपने तमाम चीजों को रख रहे हैं। मनमोहन सिंह एक चीज कहा करते थे, हमारी दृष्टि सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं है बल्कि ऐसे विकास की भी है जो आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाए। तो जब हम इसका आकलन करते हैं कि क्या इस 140 करोड़ की आबादी का जीवन बेहतर बन गया है, क्या इतना बेहतर हो गया है, तब हमें पता चलेगा कि शायद नहीं। वो आंकड़े कुछ और कहते हैं। वो आंकड़े जो बताते हैं वह देखकर आप परेशान हो जाएं। उदाहरण दे देता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 180 टीचर ऐसे हैं जिनके मामले में सरकार ने मान लिया, शिक्षा निदेशक ने मान लिया और मंत्री ने मान लिया कि साहब उनके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन उन्हीं की सरकार उस फाइल को दबाए बैठी है और वो पिछले 2.5 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि न्याय करिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सरकार है कि सुनने को नहीं तैयार है। वो दिल्ली जाते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल के यहां से उन्हें फूल मिलता है। वो कहते हैं हमें फूल नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम उल्टा आपको गुलाब देने आए हैं। और वो अपनी मांगों को लेकर के वहां प्रदर्शन करने जाते हैं। बहरहाल उन्हें खदेड़ दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। नौकरी देंगे नहीं, जो है वो छीनेंगे। तो आप जश्न मनाइए कि इस देश में रिकॉर्ड पेपर लीक हुए हैं। बच्चे जो
एक उज्जवल भविष्य का सपना सजोते हैं कि हम एक मेहनत करके एक अच्छी जॉब को पाएंगे, अपने माँ बाप परिवार को अच्छे से रखेंगे और सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा। नौकरियां निकल नहीं रही हैं, जो निकल रही हैं उनमें पेपर लीक हो रहे हैं। ताजा उदाहरण उस बिहार का है जहां करीब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अधिकतर वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और ये वही नीतीश कुमार है जो छात्र राजनीति से निकल के आए, जो जेपी ने शुरू किया था, जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। ये लोहिया के अनुयायी होने का दावा करते हैं, उन्हीं लोहिया के जिन्होंने उसी गांधी मैदान से वो पहला स्टूडेंट्स का देश की आजादी के बाद प्रोटेस्ट हुआ था। एक स्टूडेंट मरा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास पहुंचे थे, उनकी बात सुनी थी और वह फैसला लिया था जो स्टूडेंट कह रहे थे। स्टूडेंट्स के हौसले बढ़े और उन्होंने जेपी के नेतृत्व में आंदोलन किया। इंदिरा गांधी की सरकार पलट दी। नीतीश कुमार जैसे तमाम नेता पैदा हो गए। आज 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उस बिहार की पहचान बेरोजगार बीमार बिहार की है, बदहाल बिहार की है। लेकिन साहब सुशासन बाबू कहलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि सही में वो सुशासन बाबू हैं, क्योंकि वहां की जनता उन्हें ही चुन रही है। यदि उन्हें ही चुन रही है तो ठीक है, वो जैसे भी बन रहे हैं तो उनको बेरोजगारी मुबारक, उनके बच्चों के पेपर लीक हो, उनके भविष्य खराब हो और वो कुछ न कर सके, उन्हें यही मुबारक। वो मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं तो उन्हें यही मुबारक। तो साहब यह बिहार है। चलिए बिहार से आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 1.25 लाख बच्चे, फिर से संख्या बता देता हूं, दिल्ली वही दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आजकल कहलाती है, जिसमें कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य हमारा पूरा नारा है। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा लेने जाने वाले जो बच्चे हैं उनमें 1.25 लाख बच्चों को वर्दी की राशि नहीं मिली है और वो उसके इंतजार में बैठे हैं। यह हालात साहब अरविंद केजरीवाल यह राशि नहीं दे पा रहे। क्यों? सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे, दिल्ली में भयंकर ठंड और बच्चों के लिए ड्रेस के पैसे नहीं, लेकिन पैसे विज्ञापन के लिए, पैसे और चीजों के लिए। वायदे करने में कोई भी कसर कम नहीं है। 18 महीने से सैलरी नहीं मिली इमामों को, जिन्हें कहा था 18,000 रुपए महीने देंगे, और नई घोषणा कर देते हैं कि अब पुजारियों को और ग्रंथियों को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक साधना है। दिल्ली ने दंगे देखे, दिल्ली में अल्पसंख्यकों को चुन चुन के मारा गया। दिल्ली में कोरोना काल में लोग मरते रहे, अस्पताल नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली और इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, मर गए। लाशें ऐसे जल रही थी जैसे पता नहीं कौन सी वो तापी जा रही। बहरहाल वो भी सुशासन बाबू है, आइडियल मॉडल है, दिल्ली मॉडल। तो दिल्ली मॉडल को देख ली तो यह दिल्ली मॉडल है कि जहां बच्चों को वर्दी नहीं मिल पा रही है, 1.25 लाख बच्चों को, और थोड़े से इमाम, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, नए को देने की घोषणा है। तो यह स्थिति है। और जब इसी स्थिति पे हम बात करते हैं तो और भी देख लीजिए,
जो हालात है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु भारत को बनाने की बात करते हैं, और जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो उसमें आता है कि विश्व गुरु कब बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए भारत की जीडीपी 6% से 6.6% के करीब जो है होनी चाहिए। किस चीज की? जीडीपी में जो परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए जब 6% से अधिक बजट होगा, खर्च किया जाएगा, तब होगा। और यही स्थिति है कि विकसित देश बनने के लिए भारत को शिक्षा पर अकेले 6% खर्च करना होगा, दोनों चीजों के। तो जो विश्व गुरु का सपना देखते हैं वहां 2.5% खर्च हो रहा है, 2.5% खर्च हो रहा है, और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, और हालत यह है कि बच्चों के लिए पैसा नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। तो भारत में कम निवेश हो रहा है, यह भी स्थिति है। और इसके अलावा माध्यमिक स्कूल जो है, जो 11वीं 12वीं के स्कूल होते हैं, उन स्कूलों की दशा दयनीय और इतनी बुरी है कि यदि दुनिया के आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो बद से बदतर है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। इसके बाद एक जान लीजिए, जो आंकड़े हैं वो लगातार इसी तरीके से बताते हैं। इसके बाद में यह भी बताते हैं कि हमारे देश में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, उनकी भी संख्या बढ़ रही है, और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है जो स्कूल छोड़ रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति है। और इसमें आता है कि 37 लाख बच्चे जिन्होंने इस बार कम नामांकन कराया। आबादी बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, और ये कम हो रहे हैं 10वीं के बाद। यानी अब बच्चों को लगता है 10वीं पढ़ लिया बहुत है, अब जो कुछ करना है करना, तो मजदूरी है, कहीं कुछ है, तो जरूरत क्या है इतना समय और पैसा बर्बाद करके पढ़ने से। तो यह दशा हो रही है जिस देश में, वहां यह समझ लीजिए यह शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। तो यह स्थिति हुई 2023-24 की जो रिपोर्ट है। और प्री प्राइमरी में भी जो हालत है उसमें भी बच्चों की स्थिति बद से बदतर है। यानी अब शिक्षा का कोई मोल नहीं रह गया। आ जाइए एक और बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एनपीए जो हो रहा है इस देश में, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा एनपीए हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, यानी किसान में। किसान लाठी खा रहा है, 1 साल से खा रहा है, बॉर्डर पर बैठा हुआ है हरियाणा पंजाब के, और उनके नेता डल्लेवाल मौत के मुंह में जाते जा रहे हैं, तिल तिल जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है। ना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी ही सीमा पर बैठे उनसे मिलने जाते हैं, ना अरविंद केजरीवाल जाते हैं। नरेंद्र मोदी से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। तो अब आप समझ लीजिए जो हालत हुई है किसानों की, तो 55% जो है बकाया है, यानी वो एनपीए हो गए हैं किसान। और जिस तरह से उनकी बुरी स्थिति है लगातार है, आप यह समझ लीजिए हर घंटे 2 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहा है, यानी 2 घंटे में 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए 2 घंटे में 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और हम जश्न मना रहे हैं, नया साल आ रहा है। जो हालात हैं उसको देख करके लगता है कैसे लोग क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे चलाने को मजबूर है, और जब क्रेडिट कार्ड से चलाने को मजबूर हो तो आप समझिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंकें अपना एनपीए न दिखाया जाए, कम दिखे, इसके लिए लोन को की रकम को राइट ऑफ कर रही, और वो राइट ऑफ हो रहा है
करोड़पतियों का, अरबपतियों का, छोटे लोगों का नहीं हो रहा है, उनका माफ नहीं हो रहा। तो यानी उनके 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसान को मरने दीजिए, उसके छोटे छोटे लोन वो एनपीए में दिखाए जाएंगे और उन्हें वो कहा जाएगा। अब आप सोचिए, फिर आइए उसी किसान का, और किसान ही नहीं, स्वास्थ्य में भी यही स्थिति है कि यदि दुर्घटना बीमा क्लेम की बात करें तो हालत यह है कि बीमा क्लेम का बहाने पे जो अरबों रुपए कमा लिए कारपोरेट ने, लेकिन भुगतान नहीं दे रहे, और भुगतान की स्थिति यह है कि 50% भुगतान रुके हुए। किसानों की बात करें तो उनके भी भुगतान रुके हुए हैं, आधे से ज्यादा किसानों के क्लेम खारिज कर दिए गए। अब आप सोचिए, आधे से अधिक किसानों के खारिज कर दिए जा रहे हैं और उन्हें प्रीमियम मिल रहा है। प्रीमियम में एक हिस्सा किसान देता है, एक सरकार देती है, यानी वो माला माल हो रहे हैं, आप मरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया, नीतीश कुमार लाठी चलवाते हैं छात्रों पर। उसी बिहार में जो बेरोजगार है, बेजार है, बीमार है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि परीक्षा ईमानदारी से कराइए, एक बार में कराइए, एक बार में रिजल्ट दीजिए, जैसे पहले होता आया। लेकिन आप पेपर लीक करा रहे हैं। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और वो सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें पेपर लीक सरकारें बन के रह गई। नतीजतन इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि धांधली छिपाने के लिए छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। राहुल गांधी इसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसको घेर लेते हैं। और यही नहीं, दलितों पर भी अत्याचार हो रहा है। दलितों, आदिवासियों को इस तरह चुन चुन के मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो राहुल गांधी इसको लेकर के बोलते हैं तो साफ परेशानी हो जाती है। यानी सच आपको नहीं, तो यह स्थिति है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से सिर्फ 2024 की बात कर लेता। प्राकृतिक आपदाओं से इस देश में करीब 2,500 लोग मर गए। 2,500 लोग प्राकृतिक आपदाओं से मर गए हों और इसके बाद सरकार जश्न मना रही। इसमें करीब 25 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों का और उसका नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने भरपाई के लिए, मदद के लिए, या बीमा कंपनियों ने मदद के लिए कुछ नहीं किया, ना के बराबर किया है। हिमाचल में आई आपदा, हिमाचल सरकार कहती रही, मांगती रही, कुछ मदद नहीं मिली। केरल में आई आपदा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। पार्टी ने अपने बूते वहां किया। हिमाचल में सरकार थी तो स्थानीय सरकार ने अपनी मदद से, अपने लोगों से दान लेकर के, अपनी खुद मुख्यमंत्री ने सैलरी दे करके, और सबने किस तरह से राज्य को बचाया है। इसी तरीके से चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे दूसरी जगह हो, तो केंद्र सरकार पैसा किसको देगी? अडानी अंबानी को, क्योंकि उन्हें बनाना है। तो वह भी हमने देखा। यौन शोषण और रेप जैसी तमाम सारी घटनाएं देश में होती रहीं, और सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगे, उनके कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगे, और वो रेप के मामलों में फंसे। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी बीजेपी का जो विद्यार्थी विंग है, स्टूडेंट विंग है, वो छात्रों पर लाठीचार्ज पर नहीं बोलेगा, वो जेएनयू में हुए उत्पात पर नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा जामिया मिलिया में हुए घटना पर, वो नहीं बोलेगा तमाम जगह स्टूडेंट्स जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं, वो नहीं बोलेगा कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सही शिक्षा नहीं मिल रही। लेकिन वो तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय में जो बवाल होगा,
उस पर शोर मचाएगा, उस पर बोलेगा, उस पर प्रदर्शन करेगा। तो यह स्थिति है। अब आइए धर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पे भी जश्न मनता रहा है। राम मंदिर से लेकर के तमाम जगह धार्मिक और तमाम चीजें कही जाती रही। याद करिए, राम मंदिर कॉरिडोर जो बना, उसमें किस तरीके से एक ही बारिश में जो नरेंद्र मोदी तथाकथित तौर पे उद्घाटन कर रहे थे और उसका राजनीतिक फायदा ले रहे थे, वहां सड़कें धंस गईं, इमारतें गिर गईं और तमाम सारी चीजें धांधलियां सामने आ गई। वहां की जमीनों की लूट हुई, अडानी अंबानी जैसे तमाम सारे लोगों को जमीनें बांट दी गई और न जाने क्या क्या दे दिया गया। वहां के लोगों को ठग लिया गया और तमाम घटनाएं होती हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन सच सुनने को सरकार तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव था तो वहां पे तमाम वायदे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के उस पे ये हम करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और जैसे ही चुनाव हो गया, हार गए, तो वहां पर वहां के लोगों को रोजगार तो दे नहीं सकते। रोजगार छीनने के लिए कहा रोपवे बना देंगे, जिससे अब ये जितने घोड़े खच्चर वाले हैं, होटल वाले हैं, और इनको जो रोजगार मिलता है वो खत्म हो जाए, लोग आए और तुरंत निकल ले। तो यह स्थिति है। अब आप सोचिए, वो आंदोलित है, वो लड़ रहे हैं, तो किसान वो है और ये है। और फिर अब आइए न्यायपालिका पे बात कर लेते हैं। न्यायपालिका ने जो कहा उसको लेके सबसे अच्छा मदन भीमराव लोकुर है, पूर्व जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, 6 साल रहे और आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानी की। चुनावी बांड जब अवैध पाया गया तो उसके मामले की जांच कराई जानी चाहिए थी कि पैसा कहां से, वह नहीं कराया गया। न्याय की देवी जो किसी को देखे नहीं कि सामने कौन आया है, वो न्याय करे, तो उसका पट्टी खोल के यह दे दिया गया कि आप अन्याय करिए, आप देख के न्याय करिए कि सामने वाला कौन है। और नए जो कानून, आपराधिक कानून बनाए गए, उसमें पुलिस को दंडा तंत्र बनाने के लिए, पुलिस स्टेट बनाने के लिए सारा काम किया गया। और जिस तरीके से इस देश में पारदर्शिता के लिए और सब चीजों के लिए तमाम मीडिया है, उसे रोकने के रास्ते अपनाए गए। हिंदू राष्ट्र आपकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन भारतीय संविधान के खिलाफ है, उस संविधान के जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उसका कोई वो नहीं। और उसके बाद में जो लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता है, वो चिंता की स्थिति में आ गया है। आज उसकी स्थिति यह हो गई है। तो यह न्याय तंत्र में हुआ है और वो हमने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से देख लिया। अब आ जाते हैं चुनावी तंत्र जिस तरीके से खा लिया गया है। आपने देखा है किस तरीके से चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है और पुलिस तंत्र बना देना चाहता है, और जिस तरह से शोर मचाए देते हैं। इसके बाद में सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ अपने लोगों के हित साध रही है, अपने संगठन के, अपनी विचारधारा के, और अपने चहेते पूंजीपतियों को देश का सब कुछ दे रही है, लुटा रही है। विपक्ष आवाज बनता है तो उसकी आवाज को कुचलने के लिए उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जो सम्मानित लोग हैं उन्हें खत्म किया जाता है। तो इस पूरे 2024 में कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा, चाहे महिला हो, स्टूडेंट हो, चाहे युवा हो, चाहे उद्यमी हो, व्यापारी हो, कामगार हो, किसान हो, सबको मारा गया है। जातिगत देखें तो आदिवासियों और अल्पसंख्यकों और जो है दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है। संविधान बदलने से लेके हर एक चीज की साजिश रची गई। बहरहाल नंबर नहीं आए, इसलिए शायद वो तो अभी बच गया है, लेकिन कब तक बचेगा यह सोचना होगा। तो इस देश के लोग क्या चाहते हैं, उन्हें सोचना होगा। यदि वो इस पर जश्न मनाते हैं तो उनको
नया वर्ष मुबारक। जश्न के लिए धन्यवाद। और यदि वो जश्न सच में मनाना चाहते हैं तो इन मुद्दों पर सोचें और फिर आगे भविष्य का फैसला लें। जय